अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया था हार्ट पैथोलॉजी इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द इस्केमिक हार्ट डिजीज़। उसके बाद हमने एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस देखा था, ठीक है। अब ये जो तीनों हमारे पास एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस है, इनको सबसे पहले पढ़ने का मकसद ये था क्योंकि हमने अभी पढ़ना है अभी हमने पढ़ना है रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें तीनों वो जो लेयर्स होती है ना हार्ट की, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, उन सबकी जो है ना इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। वॉल्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है ओवरऑल, तो इस वजह से हमने उनको पहले पढ़ा था। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट वॉल्स जो होती हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं बाय रूमेटिक फीवर। और आपको पता है रूमेटिक फीवर क्यों होता है? आपने अगर किडनी का चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें भी आपने देखा था कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है। तो जिन बच्चों को मोस्टली जो है स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होता है ना, स्ट्रेप थ्रॉट होता है या स्कारलेट फीवर होता है, उसके 2 से 3 हफ्ते बाद जो है ना हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है ना उसके अगेंस्ट क्या होती है एंटीबॉडीज़ बनी होती है बॉडी में। तो 2 से 3 हफ्ते बाद वो जो एंटीबॉडीज़ होती है ना वो ज़्यादा सी जब बन जाती है ना, तो वो जाके हमारे हार्ट के वॉल्स के ऊपर डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती हैं और उनको भी डैमेज करना शुरू कर देती हैं और फिर हमारे पास मैनिफेस्टेशन आती है रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ की या रूमेटिक वैल्वुलर डिज़ीज़ भी इसमें इसको कहते हैं बिकॉज़ इसमें वॉल्स डैमेज हो रहे होते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जिन लोगों का होता है उसके 2 से 3 हफ्ते बाद ये रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ का जो है ना पेशेंट प्रेज़ेंट कर रहा होता है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था, स्ट्रेप थ्रॉट हुआ था, रूमेटिक फ़ीवर उसने कॉज़ किया, हार्ट वॉल डैमेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी ये लिखी हुई है, मैं बुक से आपको बताती हूँ अभी सारा कुछ। कॉज़ेटिव एजेंट क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप थ्रॉट जब हम ट्रीट नहीं करते, पेशेंट को रूमेटिक फ़ीवर हो जाता है। रूमेटिक फ़ीवर में फिर जितने भी हार्ट की लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम सारे इन्वॉल्व होते हैं। माइट्रल वॉल जो है वो मोस्टली इन्फ्लेम हो जाता है, वहाँ पे वेजिटेशंस बनना शुरू हो जाती हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। और जो है फिर वॉल डैमेज हो जाते हैं और उनकी जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब कि वॉल वैसे पतला सा हो जाएगा, अपने अंदर से ब्लड को पास नहीं होने देगा। और रिगर्गिटेशन मीन्स के वॉल्व इतना फ्लैसिड हो गया है कि वो उसके पीछे की तरफ बैक फ्लो होगा ब्लड। वैसे तो वॉल्व का ये काम होता है ना कि उसने बैक फ्लो को प्रिवेंट करना होता है, आगे की तरफ ब्लड को भेजना होता है। तो वॉल्व रिगर्गिटेशन में क्या होता है कि वॉल्स में से ब्लड जो पीछे की तरफ बैक फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। और उसकी वजह से जब वॉल्स काम नहीं करेंगे हार्ट के, तो अल्टीमेटली हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। तो यही इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। ये अगेन हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस यहाँ पे भी बताई हुई है कि किसी पेशेंट को पहले से स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन था, उसने फ्रेंजाइटिस करवाया, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी की टी सेल्स एक्टिवेट हो गए, बी सेल्स एक्टिवेट हो गए। और वो जब हमारे पास 2 to 3 वीक्स के बाद ये जो हमारे पास इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की, ये जाके हमारे जो एंडोकार्डियम होती है, हमारी पेरिकार्डियम होती है, हमारी मायोकार्डियम होती है, उन सबको डैमेज करते हैं, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस में देखिए उसी तरह जो हमने एंडोकार्डाइटिस में देखा था, इन्फ्लेमेशन हुई हुई थी, जो हमारे पे एओर्टिक उसकी जो एट्रियल साइड थी वहाँ पे, ठीक है। माइट्रल लीफलेट आपको जो है कैसा नज़र आ रहा है? शॉर्ट थिकेंड नज़र आ रहा है। सॉरी, जो कार्डियो टेंडन है उसके साथ अटैच है वो शॉर्ट थिकेंड हो गए हैं, वहाँ पे वेजिटेशन नज़र आ रही है, इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही है, ठीक है। मायोकार्डाइटिस में देखें आपको जो है फाइब्रोसिस नज़र आ रही है, आपको मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट्स नज़र आ रहे हैं मायोकार्डियम के अंदर, जॉइंट सेल्स नज़र आ रहे हैं, फाइब्रोनाइड मटीरियल नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिब्रिनस जो पेरिकार्डाइटिस है उसमें क्या है कि सारा पेरिकार्डियम जो है उसमें फाइब्रिनस एक्सुडेट होगा। ये सारा हमारे पास आता है आफ्टर द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ये देखें दोबारा से ट्रेप थ्रोट हुआ, उसके अगेंस्ट हमारे इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ, लिम्फ नोड्स में से टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, वो हमारे ब्लड के थ्रू चले गए हमारे हार्ट में और हार्ट में जाके वेजिटेशंस बना दी उन्होंने। और मायोकार्डियम के अंदर जो है वेजिटेशंस कहाँ बनेगी? एंडोकार्डियम के अंदर। एंडोकार्डियम के अंदर मायोकार्डियम के अंदर क्या होंगी? फाइब्रोसिस वगैरह होंगी, वो आपको माइक्रोस्कोपी के लिए अभी हम देखेंगे। और पेरिकार्डियम में क्या होगा? फाइब्रिनस एक्सुडेट जमा हो जाएगा पेरिकार्डियल कैविटी में और उसी तरह पेरिकार्डाइटिस के साइंस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों लेयर्स ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व हुई हुई है, ठीक है। सो ये आपको मैंने बताया था, एंडोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है और एपिकार्डियम होती है और उसके बाद पेरिकार्डियम होती है। तो सारी लेयर्स जब इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम सारी लेयर्स इन्वॉल्व होंगी किसके अंदर? हमारे पे रूमेटिक हार्ट डिसीज़ में, ठीक है। एंडोकार्डियम में क्या होगा? हमारी वेजिटेशंस उसी तरह एंडोकार्डाइटिस वाली। मायोकार्डियम में क्या होगा? वो सारे हमारे पास जो है साइंस आ रहे होंगे, मैं आपको इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस बताती हूँ अभी। पेरिकार्डियम में क्या होगा? फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, फाइब्रिन डिपोजिशन हो जाएगी, स्कार बन जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा, तो अब जो हमारे पास ग्रॉस में हम देखें ना, इसको जो हमारे ग्रॉसली फीचर आता है वो ये कि हमारा जो वॉल्व होता है ना वो बिल्कुल ऐसे स्टिनोसिस हो जाती है, वॉल्व के ऐसा पतला सा हो जाता है। वैसे तो वॉल्व ऐसा खुला होता है ना, तो वो इसकी ना फाइब्रोसिस हो के ना उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन वगैरह उसकी जैसे वॉल छोटा सा ऐसे ना छोटा सा बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं फिश माउथ अपीयरेंस आ रही है वॉल्व की, ठीक है। जैसे मछली का मुंह होता है वैसा, या ये जो बटन होल है
बटन जिसके अंदर हम बंद करते हैं ना बटन जिससे, तो इस तरह की अपीयरेंस आ रही होती है। तो ग्रॉस में आपने ये लिखना है कि जो मुझे नज़र आ रहे हैं वॉल्स, ठीक है, उनकी जो है स्टेनोसिस हुई हुई है और वो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे फ़िश का माउथ है, फ़िश माउथ अपीयरेंस नज़र आ रही है, ये बटन हाउ होल अपीयरेंस नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये क्यों होती है? ये जब हमारे पास फाइब्रस ब्रिजिंग हो जाती है, वेल्व्स की जो कमिश्नर्स होते हैं वहाँ पे कैल्सिफिकेशन जब हो जाती है तो उसकी वजह से ये नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये ग्रॉस में नज़र आएंगे, माइक्रोस्कोपिकली तो नहीं नज़र आएंगे ना, ये ग्रॉस में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ग्रॉस में क्या नज़र आता है, वहाँ पे वेजिटेशंस नज़र आती है लॉन्ग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ द वॉल्व। इसके अलावा जो है ना आपको ये नज़र आती हैं वेजिटेशंस, आप जो ग्रॉसली देखते हो अलॉन्ग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ द वॉल्व इनलेट, ठीक है, जहाँ पे जिस लाइन ऑफ क्लोजर होता है ना उनका, उस लेवल पे आपको ये वेजिटेशन नज़र आ रही होती है। अब जो मायोकार्डियम होती है ना उसके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नज़र आती हैं वो हम देखते हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास एक बड़ी सी बॉडी होती है जिसका नाम होता है एस्कोफ बॉडी, ठीक है, एस्कोफ बॉडी इसको हम कहते हैं। उस एस्कोफ बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं एनिस्को सेल्स, ठीक है। अब एस्कोफ बॉडीज़ जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं कलेक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स की कलेक्शन होती है, उसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसमें प्लाज्मा सेल्स होते हैं, उसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। एस्कोफ एक बॉडी है जिसमें टी लिम्फोसाइट्स हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस हैं और जिसमें हमारे पास प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है। अब जो एस्कोफ बॉडी है उसमें जो मैक्रोफेजेस है ना वो एक्चुअली एनिस्को सेल्स हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एनिस्को सेल्स क्या होते हैं? दीज आर द एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है और उनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो कैटरपिलर लाइक होता है, ठीक है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से देखें तो उनके न्यूक्लियस हमें कैटरपिलर की तरह नज़र आते हैं, जैसे ये कैटरपिलर है, इसी तरह का हमें मैक्रोफेजेस का न्यूक्लियस नज़र आ रहा होता है कैटरपिलर की तरह। लेकिन हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं ना तो फिर वो कैटरपिलर नहीं नज़र आते, वो हमें आउल आई लाइक न्यूक्लियस नज़र आते हैं, ठीक है, जैसे आपको ये आउल आई लगते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे कैटरपिलर लाइक न्यूक्लियस नज़र आते हैं निश्को सेल्स के, और जो हमारे पास होता है क्रॉस सेक्शन उसमें आउल आई लाइक नज़र आते हैं। फिर देखें हमारे पास एस्को बॉडी है पूरी, ठीक है, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें आपको लिम्फोसाइट्स भी नज़र आ रहे हैं इसको बॉडी में, इसमें आपको जो है वो क्या नज़र आ रहे हैं, कार्डियक मायोफाइब्रस भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो करेक्टरिस्टिक होती है वो इसके निश्को सेल्स होते हैं, ठीक है। निश्को सेल्स मैंने आपको बताया मैक्रोफेजेस होंगे जिसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे कैटरपिलर और क्रॉस सेक्शन पे आउटलाइन नज़र आएगी, ठीक है। और अंदर आपको फाइब्रिनॉइड न्यूक्रोसिस नज़र आ रही होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है वो फ्यूज्ड निश्को सेल्स नज़र आएंगे। अच्छा होता क्या है कि ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना ये देखें फ्यूज्ड भी हो जाते हैं, ये कभी कभार ये देखें ये फ्यूज्ड है हमारे पास, ठीक है। पहले तो ये अलग अलग थे लेकिन कभी कभार ये मिलके ना जैसे वो मल्टी न्यूक्लिएट जॉइंट सेल्स बनाते थे ना, इस तरह मैक्रोफेजेस इकट्ठे होकर फ्यूज बड़ा सा निश्को सेल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है। अच्छा एक और हमारे पास पिक्चर आ जाती है, ये देखें हमारे पास ये पूरी एस्कोफ सेल है, एस्को बॉडी है जिसमें डिफरेंट एनिस्को सेल्स हैं, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर ये पूरी अगर बॉडी है तो इसमें एनिस्को सेल्स होंगे, जो है नेक्रोटिक डेब्रिस होगा, मोनोन्यूक्लियर सेल्स होंगे। क्रॉस सेक्शन में आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं आउलाई लाइक, और लॉन्गिट्यूडनल में कैटरपिलर लाइक, ठीक है। सी और एल स्टैंड फॉर दैट। ये फिर हमारे पास दोबारा से पिक्चर है एक, याद करवाने के लिए पक्का पक्का याद रख लेना है, जब भी आपको कोई पूछे ना कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है तो साथ ही आपको ये सेल्स आपके जहन में आ जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास ये इंटरस्टिशियम है, मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल्स हैं, ये कैटरपिलर लाइक न्यूक्लियाई है और ये इर्द गिर्द मायोसाइट्स हैं, ठीक हो गया। ये भी हमारे पास एक पिक्चर है, ये देखें सेम आपने ये पिक्चर देख लेनी है दोबारा से, पिक्चर पीछे वाली पिक्चर ज़्यादा अच्छी थी आई थिंक। अच्छा उसके बाद ना ये रूमेटिक वेल्वुलर डिजीज़ का आपका टॉपिक है, जैसे शुरू में यही बताया हुआ है कि बीटा स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है, और उसके बाद बताया हुआ है कि जो कॉज होती है ना मोस्टली फाइब्रोटिक माइट्रोल स्टेनोसिस की, वो एक्वायर्ड जो होती है वो इसी से होती है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन आजकल ये जो है ना इम्प्रूव्ड हो गया हमारे सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, और जब फेरेंजाइटिस होता है स्ट्रेप्टोकोकस तो हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो ये इतना कॉमन नहीं होता, यही लिखा हुआ है इसमें। एक्यूट इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड जो है मल्टी सिस्टमिक जो है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, ये सारा आपने रीड कर लेना, कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद पैथोजेनेसिस में इसकी मैंने आपको इतनी ज़्यादा फिगर्स दिखाई जिसमें बताया टी सेल्स और बी सेल्स किस तरह से स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, 2 to 3 वीक्स के बाद हमारे हार्ट के ऊपर आके इन्फेक्ट करते हैं, रूमेटिक फीवर करवाते हैं, और उसके बाद जो है वो इम्यून रिस्पॉन्सेज की वजह से हार्ट को डैमेज करते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्कारिंग स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में हमने देख लिया कि इसको बॉडीज़ कैसी होती हैं और उसमें हमें इनिस्को सेल्स मिलते हैं
हैं, ठीक है। इनिस्को सेल्स मिलते हैं और ये सारे इनिस्को सेल्स हमें किस तरह के नज़र आते हैं वो सारा हमने पढ़ लिया। और तीनों लेयर्स ऑफ द हार्ट नज़र आती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इसको हम पैनकार्डाइटिस कहते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम में हमें क्या मिलता है, हमें फाइब्रिनस एक्सुडेट मिलता है। मायोकार्डियम में हमें एस्को बॉडीज़ मिलती हैं। आपने याद रखना है, एमसीक्यू बन सकता है कि एस्को बॉडीज़ आपको मायोकार्डियम में मिलती हैं, ठीक है। और जो वॉल्स होते हैं वो हमारे पास उसमें वेजिटेशंस बनी होती हैं, ठीक है, एंडोकार्डाइटिस हुआ होता है। जब क्रोनिक जो हमारे पास रूमेटिक डिसीज़ होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारे लीफलेट्स होते हैं वॉल्स के, ठीक है, वो हमारे पास मोटे हो जाते हैं, थिकन हो जाते हैं, उनके जो कमिशर्स होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, थिकनिंग हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है हमारे कॉर्डेड टेंडन की। उसकी वजह से जो पेरेंट्स आती है, जो हमने ग्रॉसली देखी फिश माउथ पेरेंट्स या बटन होल स्टिनोसिस नज़र आती है, ठीक है। वहाँ पे नियोवास्कुलराइजेशन भी नज़र आ सकती है, फाइब्रोसिस भी नज़र आती है, ठीक है। और अल्टीमेटली वहाँ पे जो होता है वो वेल्व्स जो है वो स्टिनोसिस हो जाती है, उनकी रिगर्गिटेशन स्टार्ट हो जाती है। जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम होता है वो हमारे पास डायलेट हो जाता है, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम जो है वो हमारे पास डायलेट कर जाता है और एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाती है। ये उसकी मॉर्फोलॉजी नहीं है, ये जस्ट उन्होंने जो है ना उसकी बताई हुई है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है। लेफ़्ट एट्रियम डायलेट कर जाएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है, ठीक है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो ये आपने रूमेटिक फीवर का पढ़ा भी होगा कि जॉन्स, ठीक है, जॉन्स आपने पढ़ा होगा। अच्छा, जॉन्स इसका जो पूरा हमारे पास होता है ना, 2 क्राइटेरिया होते हैं रूमेटिक फीवर के। मेजर क्राइटेरिया होता है, माइनर क्राइटेरिया होता है, ठीक है। मेजर में जो हमारा ये आपने पढ़ा भी होगा जॉन्स, ठीक है। जे फॉर जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ओ फॉर हमारे पास जो है वो ओ लाइक्स अ हार्ट, ठीक है, ओ लाइक्स अ हार्ट, इसको हम हार्ट बनाते हैं तो मायोकार्डाइटिस होता है। एन फॉर नोड्यूल्स होते हैं सबक्यूटेनियसली, ई फॉर इरिथमा मायोजिनेटम होता है, एस फॉर सिंडहेम कोरिया होता है। ये इसका मेजर क्राइटेरिया होता है। माइनर क्राइटेरिया क्या होता है कि इसमें कैफ़े पाल, ठीक है, कैफ़े पाल मीन्स के सी फॉर सीआरपी रेज होता है, मतलब सी रेक्टिव प्रोटीन ज़्यादा हुई होती है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है ना। ए फॉर अर्थराल्जिया होता है, मीन्स जॉइंट्स पेन होती है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से। एफ फॉर फीवर हुआ होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है। ई फॉर एलिवेटेड ईएसआर, ईएसआर भी एलिवेट होता है, ठीक है। पी फॉर पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ होता है। ए फॉर हमारे पास जो है एनेमेसिस ऑफ द रूमेटिज्म हुई होती है और एल फॉर ल्यूकोसाइटोसिस हुई होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एनेमेसिस जो होता है ये मोस्टली कोरिया कोरिया के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। और ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स के उसमें ल्यूकोसाइट ज़्यादा हुए होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायग्नोसिस हम किस तरह से करते हैं। थ्रॉट कल्चर्स लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, सॉरी, स्टेप हमारे पास जो है ना बैक्टीरिया में मिलता है, बीटा हेमोलिटिक, ठीक है। और उसके बाद जो है एंटी स्ट्रेप्टोलाइटिंग जो ओ टाइटर्स होते हैं वो भी ज़्यादा हुए होते हैं पेशेंट के। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लिनिकली, अगर हमें डायग्नोज करना हो तो 2 मेजर क्राइटेरिया हमने देखने हैं। मतलब ये जो जॉन्स है ना इसमें से 2 क्राइटेरिया इन्वॉल्व होने चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी को अगर मायोकार्डाइटिस है तो उसके साथ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है और प्लस हमारे पास जो है ना, मतलब ये अगर हो तो दिस विल टेल अस के इसी को जो है ना रूमेटिक डिजीज़ है, ठीक है। या दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि एक मेजर क्राइटेरिया हो, मींस के मेजर क्राइटेरिया जॉन्स में से कोई एक क्राइटेरिया हो प्लस 2 माइनर क्राइटेरियाज हो, ठीक है। जो माइनर क्राइटेरियाज है उनमें से 2 अगर मिल जाए और इनमें से कोई भी एक मिल जाए तो डैट विल टेल अस कि ये हमारे पास डायग्नोसिस हो गई है ये जो है रूमेटिक डिजीज़ की, ठीक है। तो ये जॉन्स क्राइटेरिया इसमें भी अगर आपने देखना है तो अच्छे से देख लें। फ्रेंचाइटिस दिखाया हुआ है पीछे कि उसमें हमारे पास जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स है, ठीक है, रिदमन ये है और ये हमारे पास इंडेमकोरिया। अच्छा, उसके बाद ये अर्थराल्जिया है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है, फीवर है, एलिवेटेड एसआर, इसके मैंने आपको माइनर क्राइटेरिया जो है ना बता दिया, उसका आप याद रख लें निमोनिक से, ठीक है। ये निमोनिक था ना, कैफ़े पाल, ठीक है, तो इससे आप ये याद कर लें। तो ये डायग्नोसिस मैंने आपको बता दी कि इसकी डायग्नोसिस हम जॉन्स क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया से करते हैं प्लस हम जो है माइनर क्राइटेरिया से करते हैं। माइनर क्राइटेरिया जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ये इधर, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसकी आपको कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे बताई होंगी यहाँ पे करके ना। ऐसे कॉम्प्लिकेशन है इसकी, ये ऐसे मर्ज सी हैं तो मैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस आपको बता देती हूँ, ये होती हैं। देखें, अब किसी की खुद कॉम्प्लिकेशंस आप खुद बनाए ना कि किसी को जो है ना किसी की तीनों के हार्ट की लेयर्स इन्वॉल्व हो गई हैं तो पेशेंट को कार्डिक मर्मर्स होंगे, कार्डिक हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, कार्डिक डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में जो है एरिथमियाज उसको होंगे, माइट्रल स्टेनोसिस हो जाएगी, थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशंस होंगी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया। तो ये सारे इसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द जो है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस इसकी जो है क्या है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हमने डिस्कस किया था ना, उसमें साइट्स ऑफ कोलोनाइजेशन एक रह गया था चीज़ के कहाँ पे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है वो कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो हार्ट वॉल्स में मोस्ट कॉमन होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है।
एंडोकार्डियम की जो इन्फेक्शन होती है, म्यूरल एंडोकार्डाइटम, ठीक है, मतलब कि जो हार्ट के जो वो होंगे चैम्बर्स होंगे उनके अंदर एंडोकार्डाइटिस होगा, ठीक है। और तीसरा है कि जहाँ पे कंजेनिटल डिफेक्ट होगा, लाइक किसी को पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या कोट्रैक्शन ऑफ एओर्टा है, वहाँ पर वेजिटेशंस बन सकती हैं, या हमारे पास एओर्टा में बन सकती हैं, ठीक है, या जहाँ पे किसी को एनेरिज्म्स बने हो वहाँ पर, या प्रोस्थेटिक जो डिवाइसेस हमने हार्ट के अंदर डाली हो वहाँ पे जो है ना ये बन सकती हैं। तो ये आपने साइड से याद करनी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस।